कदीम अरसा से बसरा अपनी तिजारत, कदीम रिवायात, खजूरों और इल्म फजल के लिए बहुत मशहूर रहा है। मगर इसकी सबसे ज्यादा दिलचस्प और मशहूर चीज वो किस्सा गो हैं जो सरे शाम दिए जलते ही बसरा के बाजार में निकल आते थे और किसी पेड़ के नीचे या किसी बंद दुकान के चबूतरे के नीचे खड़े होकर निहायत दिल नशीन अंदाज में कोई ना कोई किस्सा सुनाना शुरू कर देते थे। उनका अंदाज, उनका लहजा और उनके अल्फाज इस कदर दिल मोह लेने वाले होते कि चलते कदम थम जाते, लोगों के ठट जमा हो जाते और वो किस्से सुनने में इस कदर मैव हो जाते कि उन्हें वक्त गुजरने का एहसास ही ना होता। ये किस्सा गो बहुत शातिर और चालाक थे। ये हर रोज कहानी वहां खत्म करते जहां लोगों का तजस्सुस अरूज पर होता और वो कहानी का अंजाम जानने के बारे में बेताब होते। मगर ये किस्सा गो कहानी का अंजाम दूसरे दिन पर टाल देते और सुनने वाले दूसरे दिन के इंतजार में उनको बतौर नजराना हदिया या उजरत कुछ रकम देकर चले जाते। उसी रकम से ये किस्सा गो अपने घर का खर्च चलाते। यही उनका रोजगार था। उसी बसरा शहर में एक ऐसा ही किस्सा गो था जो लोगों को किस्से कहानियां सुनाता सुनाता खुद एक कहानी का हिस्सा बन गया। बसरा शहर में एक किस्सा गो रहा करता था जिसका कद बहुत छोटा था, बिल्कुल 4 या 5 साल के बच्चे के बराबर। मगर उसकी जुबान खूब चलती थी, उसका दिमाग भी बहुत तेज था। वो ऐसे ऐसे किस्से गढ़कर लोगों को सुनाता कि सुनने वाले उसके गर्विदा होकर रह जाते। ये शख्स पूरे बसरा में अपनी कहानी, किस्सों और लतीफों के लिए मशहूर था। लोग हर शाम उसको बाजार में ढूंढकर खास तौर पर उसके किस्से सुनने के लिए आते। ये लोगों में छोटा किस्सा गो के नाम से मशहूर था। उस रोज भी लोग छोटा किस्सा गो और दूसरे लोगों की कहानियां सुनकर शादा और फरहां अपने अपने घरों को वापस जा चुके थे। रात का सन्नाटा हर तरफ छाने लगा था, बाजार भी सुनसान हो रहा था। उसी आलम में बसरा का शाही दर्जी अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ दरिया के किनारे सैरो तफरी के बाद घर लौट रहा था। जब उसकी घोड़ा गाड़ी बाजार में से गुजरी तो उसकी बीवी ने किस्सा सुनने की फरमाइश की। मगर इस वक्त तो सारे किस्सा गो वापस चले गए हैं। दर्जी ने इधर उधर मुतलाशी नजरों से देखते हुए जवाब दिया। फिर इससे पहले कि वो अपनी घोड़ा गाड़ी आगे बढ़ाता, उसकी नजर छोटे किस्सा गो पर पड़ी जो जेरे लब कोई गीत गुनगुनाता हुआ एक तरफ जा रहा था। दर्जी ने फौरन उसे रोक लिया और कोई किस्सा सुनाने की फरमाइश की। छोटा किस्सा गो कहने लगा, अब तो वक्त गुजर चुका है और मैं खाना खाने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे तेज भूख महसूस हो रही है। छोटे किस्सा गो ने माजरत करते हुए जवाब दिया तो वो दर्जी कहने लगा, आप मेरे साथ मेरे घर चलें, वहाँ हम आपसे किस्सा भी सुन लेंगे और हम वहाँ आपको शानदार खाना भी खिलाएंगे, लजीज खाना। आज हमारे घर में दरिया की ताज़ा मछली का सालन बना है। शाही दर्जी ने तजवीज पेश की तो मछली का जिक्र सुनकर किस्सा गो के मुंह में पानी भर आया और उसने झट से उनकी दावत कबूल कर ली और वो अपनी कहानी के साथ उनके घर दावत उड़ाने आ गया। घर पहुंचकर शाही दर्जी ने किस्सा गो के सामने तली हुई मछली रखी और खुद दोनों मियाँ बीवी किस्सा सुनने के लिए उसके पास बैठ गए। किस्सा गो ने एक दिलचस्प किस्सा सुनाना शुरू कर दिया और साथ ही बेताबी से मछली खाने लगा। उसको भूख ने बहुत सताया हुआ था, इसलिए वो बड़े बड़े निवाले लेने लगा। एक ऐसे ही निवाले के साथ वो किस्सा सुनाते हुए खुद भी हंसा तो मछली का एक बड़ा सा कांटा उसके हलक में फंस गया, जिसे उसने निगलने की बड़ी ही कोशिश की। मगर वो तो जैसे अपनी जगह जम गया था, उसे सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। चेहरा लाल हो गया और आंखें बाहर को उबल आईं। फिर इससे पहले कि कोई उसकी कुछ मदद करता, वो खुद ही उलटकर पीछे जमीन पर गिर पड़ा और वो बिल्कुल बेहिस्सो हरकत हो गया। शाही दर्जी उसकी ये हालत देखकर परेशान हो गया। आगे बढ़कर देखा तो उस किस्सा गो की सांस रुकी हुई महसूस हुई। वो दर्जी समझा कि छोटा किस्सा गो मर गया है। हिला जुला कर देखा मगर जिस्म में कोई हरकत पैदा ना हुई।
वो अपनी बीवी से कहने लगा, अरे ये हमसे क्या हो गया? ये आदमी हमारे घर बतौर मेहमान आया था और हमने इसे मार डाला है। अब इसके कत्ल के जुर्म में बादशाह के सिपाही मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। शहर में मेरी इज्जत दो कौड़ी की भी बाकी नहीं रहेगी। मैं तो बदनाम हो जाऊंगा। दर्जी की बीवी भी इस सूरत हाल पर बहुत परेशान थी। दोनों ने सर जोड़कर मशवरा किया कि किसी तरह इस किस्सा गो की लाश से छुटकारा हासिल करें, वरना सारा इल्जाम उन पर ही आएगा। उन्होंने एक मंसूबा बनाया और फिर किस्सा गो की लाश को एक पुराने गलीचे में लपेट दिया। उस गलीचे को दर्जी ने अपने कंधे पर उठा लिया और दोनों मियाँ बीवी घर से निकल आए। उनका ख्याल था कि इस लाश को किसी सुनसान गली में छोड़कर भाग जाएंगे। बसरा शहर की गलियां रात के वक्त सुनसान और तारीक हो चुकी थीं। उन्होंने जब एक तारीक गोशे को मुनासिब जानकर वहां उस लाश को रखना चाहा, तो अचानक एक औरत वहां आ गई और उनके कंधे पर गलीचे को देखकर पूछने लगी, अरे ये कौन है और क्या हुआ इसे? दर्जी ने बिना सोचे समझे बहाना बनाकर कहा, ये हमारा बच्चा है और हम किसी तबीब की तलाश में हैं। वो औरत शाही तबीब की कनीज थी और उस वक्त किसी काम से बाहर निकली थी। जब उसने बीमार का सुना तो उसने उनकी मदद करने का फैसला कर लिया और बोली, मेरा आका तबीब है, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें उनके पास ले चलती हूँ, वो इसका इलाज करेंगे। दोनों मियाँ बीवी गलीचे में लिपटी किस्सा गो की लाश को कंधे पर उठाए उस कनीज के पीछे पीछे हो लिए, जो उनको लेकर एक बड़े से घर के बाहर पहुंची, जिसका दरवाजा बहुत ऊंचा था। दरवाजे तक पहुंचने के लिए उसके सामने सीढ़ियां बनी हुई थीं। कनीज ने उनको वहीं बाहर रुकने का इशारा किया और बोली, मैं अंदर जाकर आका को मरीज का बताती हूँ, आप यहीं इंतजार करें, जब वो बुलाएं तो फिर अंदर आ जाना। ये कहकर वो घर के अंदर चली गई। कनीज के घर के अंदर जाते ही दर्जी ने फुर्ती दिखाई और सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर दरवाजे की चौखट के साथ किस्सा गो की लाश को खड़ा कर दिया और खुद अपना गलीचा लेकर वहां से बीवी समेत रफू चक्कर हो गया। मरीज का सुनकर तबीब उजलत में बाहर निकला। घर का दरवाजा बाहर की जानिब खुलता था। ज्यों ही उसने दरवाजा खोला तो चौखट के साथ खड़ी लाश उसके टकराने की वजह से लुढ़कती हुई नीचे गली में जा गिरी। तबीब दौड़कर नीचे उतरा, देखा तो एक लाश पड़ी थी। वो घबरा गया और सर पीटने लगा, ओह ये मैंने क्या कर दिया? एक मरीज मेरे पास इलाज करवाने के लिए आया था और मैंने उसे मार डाला। लोग इस बारे में सुनेंगे तो क्या कहेंगे? जब बादशाह के सिपाही मुझे गिरफ्तार करके ले जाएंगे तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब मैं क्या करूं? तबीब उस लाश को उठाकर फौरन घर के अंदर ले गया और सोचने लगा कि इससे कैसे जान छुड़वाऊं। सोचते सोचते उसके जहन में एक तरकीब आई और उसने लाश को उठाकर अपने कमरे की खिड़की में से पड़ोसी के सहन में फेंक दिया। उसका पड़ोसी बादशाह के बावर्ची खाने में खाना पकाने का काम करता था। उसके सहन में आटे की थैली और शक्कर की बोरियां पड़ी होती थीं। छोटे किस्सा गो की लाश उन बोरियों के ऊपर जाकर गिरी। धमाके की आवाज सुनकर शाही बावर्ची चौकन्ना हो गया। उसे ख्याल गुजरा कि शायद कोई चोर घर में घुस आया है। इस खतरे के पेश नजर उसने एक मोटा सा डंडा संभाला और वो दबे पांव सहन में आ गया। वहां उसे किस्सा गो की लाश दिखाई दी। वो समझा कि ये कोई चोर है जो बोरियों पर झुका हुआ है। गुस्से में आकर उसने डंडा उस पर पूरी कुव्वत से दे मारा। लाश जमीन पर आ गिरी। बावर्ची ने झुककर गौर से देखा तो लाश को देखकर उसके औसान खता हो गए और वो सोचने लगा, ये मुझसे क्या हो गया? शायद ये गरीब शख्स कुछ आटा शक्कर लेने मेरे घर आया था और मैंने इसको मार ही डाला। अब इस कत्ल पर मेरे साथ क्या होगा? शहर में मेरी जो इज्जत बनी हुई है उसका क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? कुछ देर सोचने के बाद शाही बावर्ची ने उस लाश को उठाया और घर से बाहर निकल आया। बसरा शहर की गलियां सुनसान पड़ी थीं, क्योंकि रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। तारीक और सुनसान गलियों में चलता हुआ वो नहर के किनारे पहुंच गया। वो उस लाश को नहर में फेंक देना चाहता था,
यूं ही वो उसको पानी में फेंकने लगा तो उसको किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कोई शख्स अपनी बेसुरी आवाज में गाता हुआ उसी तरफ आ रहा था। शाही बावर्ची ने डर के मारे लाश को वहीं छोड़ा और खुद जिस तरफ से आया था वापस उसी तरफ को भाग गया। दूसरी तरफ वो गाता हुआ शख्स जो एक महाजन था और लोगों को सूद पर कर्जे देता था, लाश को यूं रास्ते पर पड़ा हुआ देखकर हैरान रह गया। उसने समझा कि ये कोई चोर है जो उसको लूटने के लिए उसका रास्ता रोके बैठा है। ये सोचकर उसने किस्सा गो की लाश को कंधे से दबोचा और उसका सर जोर जोर से जमीन पर मारना शुरू कर दिया और साथ ही शोर मचा दिया, चोर चोर। उसका शोर सुनकर करीब ही एक चौकीदार लपक कर वहां पहुंचा और देखा कि महाजन किसी का सर पकड़कर जोर जोर से जमीन पर मार रहा है। चौकीदार ने छोटे किस्सा गो को पहचान लिया और वो चीखने लगा, तुम सूदखोर महाजन, तुमने इस किस्सा गो को कत्ल कर दिया, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। फिर उस चौकीदार ने महाजन को पकड़कर हवालात में बंद कर दिया। दूसरे दिन सुबह सवेरे बसरा के बाजार के बाहर बेशुमार लोग जमा थे। आज बादशाह ने अपना दरबार उस जगह लगाया था। उसके साथ साथ उसके सारे वजीर और वजीर आजम भी मौजूद था। करीब ही एक चबूतरे पर छोटे किस्सा गो की लाश पड़ी थी और सामने सूदखोर महाजन जंजीरों में जकड़ा सर झुकाए खड़ा था। वजीर आजम बोला, तुम सूदखोर महाजन, आज तुमने इन पुरअमन शहर की गलियों में एक शख्स को बगैर किसी वजह के कत्ल कर दिया है। तुमने एक ऐसे शख्स को कत्ल कर दिया है जो लोगों में खुशियां बांटता था, लोगों को मजे मजे के किस्से सुनाता था। बोलो, अब तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? महाजन बोला, हुजूर, मैं गुनाहगार हूँ, आप मुझे सजा दे सकते हैं। मैं अपने इस जुर्म पर सख्त नादिम हूँ। बादशाह के हुक्म पर उस महाजन को फांसी के तख्ते पर लाया गया और फंदा उसके गले में डाल दिया गया। करीब था कि जल्लाद रस्सी खींचकर उसको फांसी दे देता। हजूम से एक आवाज उठी, रुक जाओ, रस्सी मत खींचो, ये शख्स बेगुनाह है, इसे आजाद कर दो। असल मुजरिम मैं हूँ, मुझे सजा दो। फिर हजूम से निकलकर शाही बावर्ची बादशाह के सामने आ गया और कहने लगा, बादशाह सलामत, इस किस्सा गो को मैंने कत्ल किया है क्योंकि ये मेरे घर से आटा और शक्कर चोरी कर रहा था। जब मैंने इसे नहर के किनारे छोड़ा तो ये मेरे डंडे के वार से पहले ही मर चुका था। वजीर आजम ने कहा, तुम तो शाही बावर्ची हो और तुम पिछले कई बरसों से शाही बावर्ची खाने के लिए खाने पीने की चीजें मुहैया कर रहे हो। तुमने एक गरीब आदमी को कत्ल कर दिया, तुम्हें इस जुर्म में फांसी की सजा दी जाती है। अब शाही बावर्ची को फांसी घाट पर लाया गया और महाजन की गर्दन से फंदा निकालकर उसकी गर्दन में डाल दिया गया। वो मरने के लिए तैयार था कि अचानक हजूम में से एक और उभरती हुई आवाज उठी, बादशाह सलामत, शाही बावर्ची बेगुनाह है, इसे छोड़ दें, मुजरिम मैं हूँ, मुझे सजा दें। ये आवाज शाही तबीब की थी। वो हजूम से निकलकर आगे आया और कहने लगा, इस किस्सा गो का कत्ल मेरे हाथों हुआ है। ये उस वक्त मर चुका था जब मैंने इसे अपने पड़ोसी शाही बावर्ची के सहन में फेंका था। मेरे दरवाजे की ठोकर लगने से ये मेरे घर की सीढ़ियों से गिरा और मर गया। वजीर आजम हैरान होकर बोला, तुम तो शाही तबीब हो, तुमने कई मौकों पर बादशाह सलामत का इलाज किया है, क्या तुमने अपना एक मरीज मार डाला? अब इस जुर्म में तुम्हें फांसी की सजा दी जाती है। ये नया हुक्म सुनकर फांसी देने वाले जल्लाद एक बार फिर रुक गए। अब शाही तबीब को फांसी के फंदे के करीब लाया गया और शाही बावर्ची की गर्दन में से फंदा निकालकर तबीब की गर्दन में डाल दिया गया। वजीर आजम ने जल्लाद को इशारा किया कि रस्सी खींच दो, मगर उसी वक्त हजूम में एक बार फिर हलचल मची और कोई चीखा, बादशाह सलामत, ये शख्स भी बेगुनाह है, इसे छोड़ दें और मुझे सजा दें, ये जुर्म मुझसे सरजद हुआ है। फिर लोगों ने देखा कि शाही दर्जी हजूम में से निकलकर सामने आ गया और फिर कहने लगा, बादशाह सलामत, इस किस्सा गो का कत्ल मेरे हाथों हुआ है। शाही तबीब बिल्कुल बेगुनाह है। कल रात ये छोटा किस्सा गो हमारे घर आया था ताकि मुझे और मेरी बीवी को मजे मजे की कहानियां सुना सके। हमने इसको खाना खिलाया,
खाने में मछली का सालन था, मगर मछली का कांटा इसके गले में फंस गया और उसके चुभने की वजह से ये मर गया। इसकी मौत हो गई। ये हमारी गलती की वजह से मरा है। हम लोग ही इसे शाही तबीब के दरवाजे पर छोड़ आए थे। शाही दर्जी की सारी बात सुनकर वजीर आजम कहने लगा, तुम तो वही दर्जी हो जो पिछले कई बरसों से बादशाह और शाही खानदान के कपड़े सी रहे हो, मगर तुमने एक जुर्म किया है और एक किस्सा गो को मार डाला, और अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम्हें फांसी की सजा मिलेगी। अब सिपाही दर्जी को पकड़कर फांसी के फंदे के पास ले गए और जल्लाद रस्सी उसके गले में डालकर खींचने को तैयार हो गया। सारे हजूम पर सकूत तारी हो गया। आखिरकार असली मुजरिम को सजा मिलने वाली थी, मगर फिर कोई चीखा, ये बेगुनाह है, इसे आजाद कर दो। बस अब बहुत हो गई। ये दरबार है, कोई खेल तमाशा नहीं है। अब कौन बोला है? बादशाह गुस्से से चिल्ला उठा। इस दफा जो बोला था वो एक अक्लमंद बूढ़ा था, जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी। वो किस्सा गो की लाश के बिल्कुल करीब खड़ा था। वो झुककर अदब से कहने लगा, बादशाह सलामत, रोकने की माफी चाहता हूँ, मगर इस छोटे किस्सा गो की मौत में एक राज है। बादशाह ने हैरत से पूछा, कैसा राज? तो अक्लमंद बूढ़ा कहने लगा, बादशाह सलामत, वो राज ये है कि ये छोटा किस्सा गो मरा नहीं है, बल्कि जिंदा है। देखें, ये अभी भी सांस ले रहा है। ये कहते हुए उसने कंधे से लटके हुए थैले से लोहे की बनी हुई एक लंबी चिमटी और मरहम का एक बर्तन निकाला। थोड़ी सी मरहम लेकर उसने छोटे किस्सा गो के गले पर मालिश की और फिर चिमटी उसके मुंह में डालकर गले में चिमटा हुआ मछली का कांटा खींचकर बाहर निकाल दिया। ज्यों ही कांटा बाहर निकला, छोटा किस्सा गो अपनी गर्दन मसलता और खांसता हुआ उठ बैठा। सारे हजूम में शोर मच गया। हर कोई हैरान था। किस्सा गो बादशाह की तरफ देखकर कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं किस किस का शुक्रिया अदा करूं? उसका जिसने कांटा फंसने के बाद मुझे घर से बाहर निकाल दिया, उसका जिसने ठोकर मारकर मुझे सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया, उसका जिसने डंडे से मेरी कमर पर खूब जरब लगाई, या उसका जिसने मेरे सर को जमीन पर जोर जोर से पटका, या उसका जिसने कांटे को मेरे गले से खींच निकाला और मुझे ठीक कर दिया। मगर नहीं, शुक्रिया उस खुदा का जिसने मुझे इतना कुछ होने के बाद भी नई जिंदगी दी। ये सारी सूरत हाल देखने के बाद बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया कि मैंने इससे ज्यादा अजीब और दिलचस्प वाकया पहले कभी नहीं सुना। इसे लिखो और शाही कुतुबखाने में महफूज कर दो। शाही दर्जी को भी आजाद कर दिया गया और बादशाह ने छोटे किस्सा गो को शाही किस्सा गो मुकर्रर कर दिया। वो हर रोज शाम के बाद शाही महल में बादशाह को किस्से सुनाने में मामूर हो गया। यूं वो लोगों को किस्से सुनाते सुनाते खुद एक दिलचस्प किस्से का हिस्सा बन गया।